हेलो एवरीवन। हम बात करेंगे जर्नल फार्माकोलॉजी की। और जर्नल फार्माकोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक डेफिनेशंस, फार्माकोलॉजी क्या होती है, ड्रग्स क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक, डायनेमिक, और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना सिलेबस। ठीक है, तो जर्नल फार्माकोलॉजी में बेसिक सबसे पहले हम डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमें। तो फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी एक साइंस है जो डील करती है इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग के क्या इफ़ेक्ट है लिविंग सिस्टम पे, जिसमें हम ड्रग के बारे में ही कंप्लीट नॉलेज लेते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर, कि भाई जो हमारी ड्रग है वो किसी बॉडी के ऊपर क्या अपने इफ़ेक्ट, क्या एक्शन शो करेगी, और वो बॉडी जो है वो लिविंग सिस्टम है वो ड्रग के ऊपर क्या एक्शन शो करेगा। ये सारी चीज़ मतलब एक ड्रग की कंप्लीट स्टडी फार्माकोलॉजी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है ड्रग। ड्रग क्या है? WHO ने डिफाइन किया है ड्रग वो सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं और इंटेंटेड टू बी यूज्ड, जिसे यूज़ किया जा सकता है मॉडिफाई करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। कोई फिजियोलॉजिकल सिस्टम है या पैथोलॉजिकल कंडीशन है, मतलब कि पैथोलॉजिकल है, कोई डिजीज़ की कंडीशन है, तो उस टाइम उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसके बारे में पता लगाने के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें ड्रग्स हैं, जो किसी भी रेसिपिएंट को बेनिफिट देती हैं। मतलब कि जो पेशेंट है या कोई नॉर्मल पर्सन है जब उसे लेगा तो उसको कुछ बेनिफिट देगी, वो सारी चीज़ें हैं हमारी ड्रग्स। तो उसके बाद बात करेंगे हम फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक से हम काइनेटिक देखते हैं। काइनेटिक रिलेटेड है जैसे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो इस फार्माकोकाइनेटिक क्या है, इसमें हम देखते हैं भाई जो ड्रग किसी पर्सन ने ले ली उसके बाद वो बॉडी में मूव करेगी, मूवमेंट होगी ड्रग की बॉडी के अंदर। तो उसमें 4 प्रोसेस होते हैं मेनली, ADME बोलते हैं उसको। एड्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। जब भी कोई ड्रग हम लेते हैं तो वो सबसे पहले एड्जॉर्ब होती है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, और फिर वो बाहर निकल जाएगी बॉडी में से। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है वो चीज़ है फार्माकोकाइनेटिक। उसके बाद बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक मतलब ड्रग अब हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट करती है। मतलब हमने दवाई ले ली, मान लो हमने फीवर की दवाई ले ली, तो हमने ड्रग ली, हमारा फीवर कम हो गया, उसने हमारी बॉडी पे एक्शन शो किया, लोअर टेम्परेचर कर दिया, तो वो एक ड्रग का इफेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर। वो चीज़ है फार्माकोडायनेमिक। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका किस कैसे वो काम करती है, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, अगर उसका साइड इफेक्ट है मतलब एडवर्स इफेक्ट है कोई तो वो क्या है। ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट मतलब एक ड्रग से रिलेटेड जो हम सारी चीज़ें स्टडी करते हैं वो है फार्माकोडायनेमिक, कि कोई भी दवाई हमारी बॉडी पे क्या असर करेगी, वो है फार्माकोडायनेमिक। अब उसके बाद है फार्मेसी। सबसे पहले फार्मेसी तो वैसे सबसे मेन चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। फार्मेसी एक साइंस की ब्रांच है जो डील करती है दवाइयों के साथ, ड्रग्स के साथ, कि हम ड्रग्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उनको स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है मिक्स करके, एक सिंगल 2-3 तरह की ड्रग्स जैसे हम मिक्स करके कोई एक पर्टिकुलर दवाई तैयार करते हैं, तो वो चीज़ कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, उसको देना किसी को, फिर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन रखा, ये सारी जो चीज़ें हम पढ़ते हैं जो इस सब के साथ डील करती है वो ब्रांच साइंस की फार्मेसी होती है। उसके बाद है थेरेपेटिक्स। अब जब हम कोई ड्रग्स देते हैं किसी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, जब हम कोई ड्रग्स यूज़ करते हैं तो मेडिसिन का वो एस्पेक्ट जो डिजीज़ के ट्रीटमेंट के साथ कंसर्न करता है, मतलब जब हमने किसी को कोई दवाई दी तो उस मेडिसिन का कौन सा एस्पेक्ट उस डिजीज़ के लिए सही है, ट्रीटमेंट में जो यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं थेरेपेटिक्स। तो इस इन सब चीज़ों के साथ जो कंसर्न करती है वो चीज़ है हमारी थेरेपेटिक्स, जिसमें हम मतलब मेडिसिन का के बारे में देखते हैं कि भाई ये मेडिसिन इस डिजीज़ में काम आ रही है, वो है थेरेपेटिक्स। अब है कीमोथेरेपी। कीमो से आप समझ सकते हो केमिकल्स, थेरेपी कोई भी ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़ होते हैं। तो जब हम केमिकल की हेल्प से किसी का ट्रीटमेंट करते हैं वो चीज़ है कीमो।
कीमोथेरेपी। नॉर्मली जैसे कैंसर में कीमोथेरेपी होती है। तो इट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ या कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जब हम केमिकल कंपाउंड्स यूज़ करते हैं वो चीज़ होती है कीमोथेरेपी, जो क्या करती है उन ऑर्गेनिज्म को जो इन्फेक्शन कर रहे हैं, जिनकी वजह से डिजीज़ हो रही है या कैंसर के सेल हैं उनको डैमेज करने का काम करते हैं वो केमिकल्स। तो उसे बोलते हैं हम कीमोथेरेपी, जिसमें हम केमिकल की हेल्प से किसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक मतलब कि कोई पॉइजन, कोई डेंजरस सब्सटेंस, लॉजी स्टडी। जब हम पॉइजन की स्टडी करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस की स्टडी करते हैं, और स्टडी में सारी चीज़ें आती हैं, कैसे वो काम करेगा, एक्शन उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे अगर हम कोई पॉइजन है, प्रिवेंट कैसे करेंगे, अगर पॉइजनिंग होगी तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं, जब स्टडी करते हैं पॉइजन के बारे में, तो उसे बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। उसके बाद है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है ड्रग की मैन के अंदर, मतलब कि इसमें क्या करते हैं हम, एक हेल्दी वॉलंटियर लेंगे, एक पेशेंट लेंगे, उसके अंदर दवाई देंगे, मतलब कह सकते हैं कि ट्रायल्स ड्रग का, कि जब हमने एक नॉर्मल इंडिविजुअल को ड्रग दी, एक डिजीज्ड को दी, मतलब एक बीमार है एक हेल्दी है, तो उसमें क्या कुछ हो रहा है, वो सारी चीज़ें हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। मतलब जैसे कि जब भी कोई नई ड्रग बनती है तो सबसे पहले उसके ट्रायल्स किए जाते हैं। जैसे अब कोविड की वैक्सीन है, वो उसके ट्रायल चले हुए हैं अभी भी वैसे। तो उसमें क्या करते हैं हम, अलग अलग पेशेंट को, अलग अलग कंडीशन के पेशेंट को, कोई हेल्दी होगा कोई नॉर्मल नहीं होगा, मतलब हल्की फुल्की डिजीज़ है या किसी में सीवियर डिजीज़ है, उन सबको दवाई देंगे वो, और उनके अंदर देखेंगे कि भाई वो ड्रग क्या कर रही है, मतलब उसका फार्माकोडायनेमिक एक्शन क्या है ड्रग का, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, वो सारी चीज़ें, उसकी सेफ्टी, वो कितनी एफिकेसी है, उसकी कितनी इफेक्टिव है, उसका कोई साइड इफेक्ट है नहीं है, ये सारी चीज़ें हम जब इवेल्युएट करते हैं तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर। उसके बाद है एसेंशियल मेडिसिन। अकॉर्डिंग टू WHO, एसेंशियल मेडिसिन आर दोज दैट सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। एसेंशियल मेडिसिन वो नहीं है कि जो ज़रूरी है और नॉन एसेंशियल जो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। एसेंशियल मेडिसिन वो हैं जो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है ना, ज़्यादातर उनकी नीड को सेटिस्फाई करती हैं। मान लो मेनली जो बीमारी क्या होती है, फीवर, खांसी, जुकाम, सबको कैंसर तो नहीं होती, नहीं सबको हेपेटाइटिस होता, सबको HIV नहीं होता। तो ये चीज़ें मेजोरिटी में नहीं आएंगी, मेजोरिटी में आएंगे जो कॉमनली मिल जाती है डिजीज़। तो उन सब में कौन सी मेडिसिन काम होंगी, जो नॉर्मली वो सारी दवाइयाँ जो किसी मेजॉरिटी पॉपुलेशन की नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, वो हमारी एसेंशियल मेडिसिन हैं। और ये चीज़ है कि वो सारी दवाइयाँ जो एसेंशियल हैं वो एश्योर्ड क्वालिटी में, मतलब प्रॉपर क्वालिटी में, और हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, और अमाउंट भी सही होना चाहिए, और प्रॉपर डोज में होनी चाहिए। प्रॉपर डोजेज फॉर्म का मतलब ये है कि दवाइयाँ कई तरीके से आती है, जैसे कि कैप्सूल की फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में, ऑइंटमेंट आते हैं मतलब क्रीम की टाइप में, और सिरप की फॉर्म है। तो एसेंशियल मेडिसिन कैसी हैं, प्रॉपर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, वो हमेशा अवेलेबल भी होनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई 2-4 रखी हो, सही होनी चाहिए उनकी अमाउंट भी, और उनकी डोजेज फॉर्म भी सही होनी चाहिए, मतलब टैबलेट है तो टैबलेट, कैप्सूल है तो कैप्सूल, सिरप है तो सिरप, ये सारी चीज़ें एसेंशियल मेडिसिन के लिए होती हैं। दे शुड बी सेलेक्टेड विद रिगार्ड टू डिजीज़ प्रेवलेंस इन द, ये डिजीज़ के हिसाब से सेलेक्ट की जाती हैं, मतलब कि भाई किस कंट्री में कहाँ पे कैसे डिजीज़ हो सकती हैं, और फिर उनके एविडेंस भी देखते भाई वो कितनी सेफ़ है, उनकी एफिकेसी क्या है, सेफ़ भी होनी चाहिए वो और इफ़ेक्टिव भी होनी चाहिए। और साथ के साथ ये भी है कि भाई कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी अमीर नहीं होता, तो कॉस्ट प्राइस भी बहुत मायने रखता है, तो उनकी कॉस्ट भी सही होनी चाहिए ताकि लोग आसानी से उनको खरीद भी सकें।
एग्जाम्पल है जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड की प्रिपरेशन जो प्रेगनेंसी में दी जाती है, अगर किसी के अंदर ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो उसको आयरन की टेबलेट दी जाती है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं जैसे कि आइसोनियाजिड हो गया, मतलब कि जो टीबी की ड्रग्स हैं, ये सारे इनके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन से आप ऐसे समझोगे अनाथ। ऑर्फन ड्रग्स वो होती हैं ड्रग्स दैट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और प्रिवेंशन के लिए यूज़ की जाती हैं रेयर डिजीज़ की। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बीमारी जो बहुत कम मिलती हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको डायग्नोज करने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, उन्हें हम ऑर्फन ड्रग बोलते हैं। The expenses incurred during the development, manufacturing and marketing of drug can't be revealed by the pharmaceutical company from selling the drug. इसमें ये है कि जितना भी खर्चा उन दवाइयों के ऊपर आता है ना, उनकी डेवलपमेंट में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, उनकी मार्केटिंग के दौरान, वो एक्सपेंस, वो खर्चा वो जो कंपनी बनाती है ना, उनको निकाल नहीं पाती सेल करके। जैसे कि डिजोक्सिन एंटीबॉडी और डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी में यूज़ होते हैं। मिथाइल एल्कोहल पॉइजनिंग, जो मिथेनॉल है हमारा, उसकी पॉइजनिंग होती है, तो उसके लिए फोमिपिजोल यूज़ की जाती है। तो ये ऑर्फन ड्रग्स के एग्जांपल है। जो रेयर डिजीज़ है ना जो हमारी, उनके लिए, उनके डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। अब उसके बाद है ओवर द काउंटर ड्रग। इन्हें ओटीसी ड्रग भी बोलते हैं, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। नॉन प्रिस्क्रिप्शन से आप समझ सकते होगे, प्रिस्क्रिप्शन का ही आपको पता होगा कि प्रिस्क्रिप्शन जो मतलब कि जब कोई डॉक्टर लिख के देता हमें, वो पर्ची होती है ना जो डॉक्टर की, उसे बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन, जिसके बिना दवाई नहीं मिलती। तो नॉन प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो उस पर्ची के बिना जो दवाइयाँ मिलती हैं, उन्हें ओवर द काउंटर ओटीसी ड्रग बोलते हैं, जिनको खरीदने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। उनको डायरेक्ट, जैसे कि पैरासीटामोल होगी हमारी, एंटासिड होगी, ये सारे कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम ले सकते हैं। और मेनली ओवर द काउंटर ड्रग वो होंगी जो छोटी मोटी बीमारियों के लिए यूज़ की जाती हैं, और जिनके ना तो ज़्यादा ऐसे साइड इफ़ेक्ट है भाई, जो कोई भी अगर पर्सन ले लेगा तो उसके लिए हार्मफुल होगी। सिंपल जो ड्रग होते हैं ना, जो एडिक्शन कोज नहीं करती, वो ड्रग ओवर द काउंटर में आते हैं, और इन्हें हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीद सकते हैं, और ये अवेलेबल होते हैं। उसके बाद है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन की वो जो डॉक्टर, एक रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा ना, वो ही अगर लिख के देगा तो दवाई मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो वो सारी दवाइयाँ होती हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। जैसे कि एंटीबायोटिक होगी, एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक, साइको से आप समझ सकते हो जो मेंटल, मतलब एंटीसाइकोटिक कंडीशन होती है जिसमें मेंटली आदमी स्टेबल नहीं होता, तो वो दवाइयाँ अगर नॉर्मल पर्सन यूज़ करेगा तो उसके लिए हार्मफुल होंगी। तो इसलिए ये दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स में आती हैं। इनको बिना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के हम ले नहीं सकते, मतलब मिलेगी नहीं हमें। कोई भी जो मेडिकल स्टोर का पर्सन है वो हमें देगा नहीं बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाइयाँ, क्योंकि जैसे नींद की दवाई होती है वो एंटीसाइकोटिक को दी जाती हैं। तो अगर नींद की दवाइयों का आपको पता भी होगा, किसी आदमी की डेथ भी हो सकती है अगर वो ज़्यादा ले ले। तो ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलती, तो वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मिलेगी हमें। उसके बाद है सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। अब सोर्स क्या क्या है ड्रग इंफॉर्मेशन के? ये सोर्स तो ये है कि बहुत सारी, जैसे फार्माकोपिया होगी, एक बुक है जिसके अंदर बहुत सारी जो अप्रूव्ड ड्रग हैं उनके बारे में उनकी पूरी डिटेल होती है। फार्माकोपिया इंडियन की भी है, इंडियन फार्माकोपिया, यूरोप की भी है, यूरोपियन, यूनाइटेड स्टेट की भी है, बहुत सारी फार्माकोपिया हैं, और इनके एडिशन भी आते रहते हैं। तो ये सारे ड्रग की इंफॉर्मेशन का सोर्स है। नेशनल फॉर्मूलरी, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, ड्रग एसोसिएशन, बहुत सारी ये बुक्स है जो मतलब हमारे हम सबको ड्रग्स के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो इन बुक्स की हेल्प से हम को जान सकते हैं अच्छे से ड्रग के बारे में। फिर उसके बाद है ड्रग का नोमेनक्लेचर। अब
जब भी कोई ड्रग है उसके 3 तरह के नाम हो सकते हैं। एक तो उसका केमिकल नेम जो उसको केमिकल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसका आता है दूसरा नॉन प्रोप्राइटरी नेम, जैसे कि एस्पिरिन। नॉन प्रोप्राइटरी नेम जैसे इसे हम जेनरिक नेम भी बोल सकते हैं, जिसमें कोई ब्रांड नहीं होता। जैसे कि ये हमारा हो गया सिप्ला की मेडिसिन है, इनकी अलग इनका नेम हुआ, जैसे कोई ब्रांड हो गया जैसे एडिडास है, ऐसे कुछ ये ब्रांड है। लेकिन नॉन प्रोप्राइटरी में कोई ब्रांड नहीं होता, उनका एक सिंपल जेनरिक नेम होता है। और प्रोप्राइटरी नेम या इसे हम ब्रांड नेम भी बोलते हैं, ये हर एक का अलग होता है, कंपनी के हिसाब से ये चेंज होगा। उसके बाद है केमिकल, जैसे केमिकल नेम, ये उसके केमिकल स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। जैसे कि जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है वो केमिकल नेम है एस्पिरिन का, और पीसीएम पैरासीटामोल जो हमारी है उसका जो केमिकल नेम है वो है एन एसिटाइल पी अमाइनोफिनोल। और पर ये सूटेबल नहीं है प्रिस्क्रिप्शन के लिए, क्योंकि जो केमिकल नेम होते हैं वो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन के लिए सूटेबल नहीं है, हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है नॉन प्रोप्राइटरी नेम, ये कोई साइंटिफिक बॉडी है या कोई अथॉरिटी है वो असाइन करती है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट एडॉप्टेड नेम काउंसिल, इट कॉमनली यूज्ड एज ए जेनरिक नेम, इसे जेनरिक नेम की तरह यूज़ करते हैं। और वो और जो WHO है विद नेशनल नोमेनक्लेचर कमेटी, जो किसी भी नेशन की नोमेनक्लेचर की कमेटी है उसके मेंबर के साथ मिलके इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम सजेस्ट करती है ड्रग के, ताकि जो वर्ल्ड में है ना उसको यूनिफॉर्मली थ्रू आउट डिनोट कर सके, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट को बता सके। कि मतलब कि जेनरिक नेम वो हो गया कि भाई कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, और पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी होगा तो समझ जाएंगी ये इस दवाई के बारे में बात करें। जैसे एस्प्रिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ये जेनरिक नेम हो गया। फिर उसके बाद प्रोप्राइटरी नेम, ये ड्रग जो ड्रग को बनाता है ना, ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग वो देता है उसको। ब्रांड नेम एक तो छोटे होते हैं, दूसरा याद करने में भी आसान होता है, और एक कंट्री के अंदर बहुत सारे ब्रांड नेम हो सकते हैं अलग अलग। एक मेडिसिन है जैसे कि ये थी हमारी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसका कहीं पे एस्प्रिन, कहीं पे डिस्प्रिन, ये तो सारे जेनरिक नेम हो गए। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग नेम हो सकते हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग हो सकते हैं। ब्रांड नेम को भी हम प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डिस्प्रिन जो है वो एस्प्रिन का ब्रांड नेम है, और क्रोसिन जो है वो पैरासीटामोल का है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।